नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं एक सच्ची घटना जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की से प्यार करता है। लेकिन लड़की के पिता ने शादी के लिए मना कर देते हैं। तो उसकी खुंदक का बदला लेने के लिए उससे बदला लेने के लिए उसी लड़की को मार देता है जिससे वो प्यार करता है। सुनाने जा रहा हूँ आपको क्राइम की एक सच्ची कहानी, जिसको सुन करके आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आदमी किस हद तक अपनी क्रूरता दिखा सकता है, बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है। कहानी पे चलने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करें। सुनाता हूँ कहानी विस्तार से। प्रियंका और कृष्णा की प्यार की पींगे भर रहे थे। दोनों का प्यार दोस्तों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। कृष्णा तिवारी की उम्र 25 वर्ष थी, वहीं प्रियंका श्रीवास्तव जो 21 साल की थी। दोनों अक्सर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर की सड़कों पर एक दूसरे के हाथ थामे घूमते हुए दिख जाते थे। कृष्णा उसे अपनी बुलेट मोटरसाइकिल पर घुमाता था। दोनों का प्रेम परवान चढ़ रहा था। कृष्णा तिवारी उर्फ डब्बू मूलते कोनी बिलासपुर का रहने वाला था और प्रियंका के पास के ही एक बिट्टा शहर मुड्डी पार गांव की थी। वह बिलासपुर में अपने मौसा जोगीराम के यहाँ रह करके बीए फाइनल की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन कृष्णा ने शहर के विवेकानंद गार्डन में घूमते घूमते प्रियंका से कहा, प्रियंका, आज मैं एक बहुत ही खास बात कहने जा रहा हूं जिसका शायद तुम्हें बहुत समय से इंतजार होगा। कृष्णा कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हम दोनों शादी कर लें और परिवार से कहीं दूर भाग चले। तभी लड़की कहती, नहीं नहीं, मैं भाग कर शादी नहीं कर सकती। वैसे भी अभी मैं पढ़ रही हूँ, शादी होगी तो मेरे माता पिता की सहमति से ही होगी। तब तो प्यार भी तुम्हें मम्मी पापा की आज्ञा लेकर ही करना चाहिए था। कृष्ण ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए मीठे स्वर में ऐसा कहा। तभी लड़की कहती है, प्यार और शादी में बहुत फर्क है। तुम बहुत अच्छे हो और तुम अच्छे लगने की वजह से मैं तुमसे दोस्ती हो गई, दोस्ती में प्यार हो गया। ये बात सुनकर कृष्णा कहता है, चलो आपकी मेहरबानी है हजूर, अब कृपा बरसाओ और मेरी इच्छा पूरी करो कि शादी कर लो। तब कहती है कि मेरे पापा नहीं जानते, वे बहुत ही गुस्से वाले हैं। मैं अपनी माँ को तो मना लूंगी लेकिन पापा को मनाना बहुत मुश्किल काम है। तभी कृष्णा कहता है कि मैं अपने पापा को तुम्हारे पापा से बात करने के लिए भेज दूंगा। मुझे यकीन है कि हमारे खानदान के रुतबे को देख कर तुम्हारे पापा जरूर हाँ कह देंगे। बस तुम अड़ जाना कि मुझे शादी कृष्णा से ही करनी है। जो लड़की होती है प्रियंका, वो कहती है, कृष्णा तुम नहीं जानते मेरे पिता के बारे में। हमारे घर के हालात इस तरह का नहीं है कि हम अपने पापा के सामने कुछ बोल सके और हमारे पापा की मर्जी सब कुछ होती है। मेरे पापा शायद नहीं मानेंगे। तभी कृष्णा कहता है कि अगर तुम्हारे पापा नहीं माने तो क्या करेंगे? तो वो कहती है कि हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लेकिन फिर कृष्णा कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं अपने पिता को एक बार भेजता हूँ तुम्हारे पापा के पास। अगर वो हाँ करते हैं तो ठीक है, आगे के बारे में बाद में सोचेंगे। उसके बाद कृष्णा का पिता एक दिन अचानक प्रियंका के पिता के पास पहुंच जाते हैं। प्रियंका के पिता की परचून की दुकान होती है, वहां बैठे कस्टमरों को निपटाते रहते हैं। तो उसके पिता बाहर थोड़ी देर इंतजार करते हैं और जब कस्टमर से फारिग हो जाते हैं तो उसके पिता जाकर के उनके पास नमस्कार करते हैं। प्रियंका का पिता का नाम नारद श्रीवास होता है। उनका एक बेटा और दो बेटियां होती है। लक्ष्मी प्रसाद जो कृष्णा के पिता हैं, वो विनम्रता पूर्वक अपना परिचय देते हैं और भाई साहब, मैं आपसे मिलने बिलासपुर से आया हूं, कुछ महत्वपूर्ण बातचीत करना चाहता हूं। नारद श्रीवास ने उन्हें सम्मान से अपने घर में बैठाया और सामने बैठ गए। लक्ष्मी प्रसाद अपने हाथ जोड़कर बोले, मैं आपके यहाँ आपकी बड़ी बेटी प्रियंका का अपने बेटे के साथ रिश्ता करना चाहता हूँ। यह सुनकर प्रियंका के पिता आश्चर्यचकित हो जाते हैं और लक्ष्मी प्रसाद की तरफ ताकते रहते हैं। उनके मुंह से कोई बोल नहीं मिलते। तभी कृष्णा के पिता एक बार फिर उनसे कहते हैं कि ये मेरे बेटे की इच्छा है और हम जाति से ब्राह्मण हैं और हम चाहते हैं कि आपकी बेटी से हमारे बेटे की शादी हो जाए। आशा की आप इनकार नहीं करेंगे। ये सुनकर प्रियंका के पिता के चेहरे का रंग बदलने लगता है
और वो लोग कहते हैं कि उसके पिता से, देखो तिवारी जी, आज आप मेरे घर आए हो, ठीक है, मैं अपनी बिटिया का हाथ किसी भी गैर जातीय लड़के को नहीं दे सकता। तभी उसके पिता कहते हैं कृष्णा के कि भाई साहब, समय बदल गया है, मेरा आग्रह है कि आप घर में चर्चा कर ले, बच्चों की खुशी को देखते हुए अगर आप हाँ कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। प्रियंका के पिता है वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि हमारे खानदान में इस तरह की हुई ही नहीं, और मैंने प्रियंका के लिए कोई लड़का देख रखा है, मेरे रिश्ते की बात चल रही है, मैं वहीं रिश्ता करूंगा। कृष्णा के पिता के बार बार समझाने कर भी उसका आग्रह वो ठुकरा देता है। उसके बाद कृष्णा के पिता अपने घर लौट जाते हैं, सारी बात घर जाकर बताते हैं कि उसके पिता ने मना कर दिया है कि गैर जातीय शादी वो नहीं करेंगे। उसके बाद कृष्णा गुस्से से लाल हो जाता है। कृष्णा अपनी बोल्ट मोटरसाइकिल लेके सीधे प्रियंका के पिता की दुकान पे पहुंच जाता है। वहां जाकर के कहते हैं कि कल मेरे पिता आपके से मिलने आए थे, आपकी बेटी से शादी की बात की, आपसे उनका हाथ मांगा, लेकिन आपने मना कर दिया। तब उसने कहा कि मैंने सही मना किया, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी और से गैर जाति शादी करे। इसी पे कृष्णा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। उसकी धमकी भर स्वर सुन के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि सोचता है कि शायद मैंने ठीक किया इस लड़के की शादी की हाँ ना करके। ये एक बदतमीज लड़का है जो इस तरह की बातें कर रहा है और सीधा आकर मुझे धमकी दे रहा है, अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। कृष्णा प्रियंका के पिता को अंजाम भुगतने की धमकी देकर वहां से चला जाता है। प्रियंका के पिता ये बात अपने साधु जोगीराम को बताते हैं तो वो कहता है कि ये लड़के के चाल चलन ठीक नहीं है, तुम इसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दो। तभी वो कहता है, नहीं नहीं, पुलिस में जाने की हमारी बदनामी होगी, अब मैं जल्द से जल्दी प्रियंका की सगाई और शादी को फाइनल करता हूँ। और फिर कृष्णा अपने आगे की प्लानिंग में लग जाता है। फिर सुबह सुबह रोज प्रियंका को मॉर्निंग के मैसेज करता है। इधर कुछ प्रियंका की पाबंदियां बढ़ने लगती है। उसके पिता प्रियंका से कहते हैं कि आज के बाद उस कृष्णा नाम के लड़के से आप कभी नहीं मिलोगी और इससे में हमारी बदनामी होती है और हम तुम्हारा रिश्ता एक अच्छी जगह करेंगे, इसलिए आप कृष्णा से मिलना जुलना आप बंद कर दो। प्रियंका हर रोज की तरह कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी उसके पास कृष्णा का फोन आता है और वो कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। स्वराज कॉलोनी में कृष्णा ने एक मकान किराए पर ले रखा था जहां अक्सर वो मिला करते थे और कृष्णा अक्सर वहां जाया करते थे, जहां पर अपने दुख सुख प्रियंका के साथ बांटा करता था, प्यार की बातें किया करता था। तो कृष्णा उसको वहीं बुलाने के लिए बुलाता है तो वो हाँ कर देती है। उसके हाँ करने पे उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो इंतजार करता है किसी तरह कि वो प्रियंका कब आएगी, कब उससे मुलाकात होगी। कृष्णा एक बिगड़े लड़का था। वो अपने माता पिता के पैसों को गलत तरीके से यूज करता था। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसने एक बुलेट ले रखी थी जो अपने खर्चे पूरे करने के लिए वो पार्ट टाइम कार वॉशिंग का काम किया करता। काफी समय के बाद प्रियंका और कृष्णा एक बार दोबारा से मिलने की कोशिश करते हैं और वो इंतजार करता रहता है कि प्रियंका उससे मिलने आएगी। कृष्णा कमरे पे पहुंच जाता है और वो इंतजार करता रहता है उसका कि वो आने वाली है, लेकिन प्रियंका काफी देर तक वहां नहीं पहुंचती। तो वो दोबारा से प्रियंका को फोन करता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक तुम मिलने क्यों नहीं आई। इसी बात पे वो कहती है कि मैं आ रही हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ, मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कृष्णा फिर काफी देर इंतजार करने के बाद फिर वो फोन करता है। वो कहती है कि मैं अशोक नगर पहुंच गई हूँ, मेरे साथ दोस्त है, इनको मैं घर भेज करके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन इतने में वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि आप वहीं रुको, मैं वहीं आ रहा हूँ। वहां जाकर के कृष्णा देखता है कि वो अपनी दो सहेलियों के साथ वहां खड़ी हुई है, उनसे बातें कर रही है। इसको देख के कृष्णा का गुस्सा और ज्यादा हैवी हो जाता है। तभी कृष्णा जाके वहां कहता है कि मैं तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, 2 घंटे हो गए, बार बार मुझसे बहाने मार रही हो। जब कृष्णा को गुस्से में देखते हैं तो प्रियंका को भी गुस्सा आने लगता है। अशोक नगर के चौक पे ही दोनों की नोकझोंक होने लगती है, जिससे वहां लोगों का हजूम लग जाता है। तभी एक स्थानीय नेता प्रशांत तिवारी, जो कृष्णा और प्रियंका से वाकिफ थे, वहां पहुंचे और दोनों को समझाकर शांत करवाया। कृष्णा प्रिया को लेकर अपने कमरे की ओर चल दिया। दोनों शांत हो गए। कृष्णा प्रियंका को बुलेट पर बैठा करके अपने कमरे की तरफ पहुंचता है। कमरे में पहुंचकर कृष्णा कहता है कि तुम अपना दिमाग शांत करो, जो हो गया सो हो गया, मैं इंतजार कर रहा था, परेशान हो गया था, इसलिए मैंने गुस्से में आपसे इस तरह की बातें कह दी। तुम अब बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी चाय बनाता हूँ। इतने में सुनकर प्रियंका मुस्कुराती है और वो कहती है कि मुझे भूख भी लगी है, बस चाय बना के पिलाओगे क्या। इस पर कृष्णा कहता है
कि चलो मैं एक होटल से नाश्ता ले आता हूँ। दोनों साथ साथ ही जाकर के एक होटल से नाश्ता लेके आते हैं और वापस कमरे पे आ जाते हैं। उसके बाद कृष्णा कहता है कि तुम मुझे ये साफ साफ बता दो कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी। इसके बाद प्रियंका स्पष्ट शब्दों में कहती है, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिनसे उनकी बदनामी हो। इसी बात को लेकर दोनों को फिर बहस होने लगती है। इसी दौरान बात बढ़ने पर कृष्णा ने चाकू निकाला और प्रियंका पर लगातार कई बार वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। खून से लथपथ प्रियंका मरणासन छोड़कर वह वहां से भाग जाता है। घायल प्रियंका रोती चिल्लाती रहती है तब और बेहोश हो जाती है। हॉस्टल में रहने वाला एक लड़का राकेश वर्मा नाम का जो होता है, वो प्रिया के कहलाने की आवाज वहां सुन लेता है और वो भागकर देखता है तो प्रियंका बेहोश बिस्तर पर पड़ी हुई है। वो थाने में फोन करता है और पुलिस अधिकारी जयप्रकाश गुप्ता को इस सारी जानकारी देता है। जानकारी मिलते ही जयप्रकाश गुप्ता कुछ पुलिसकर्मियों को साथ लेकर उस कॉलोनी में पहुंच जाते हैं जहां उसका कमरा होता है। कमरे में जाकर देखते हैं कि खून से लथपथ एक युवती पड़ी हुई है जिसकी मौत हो चुकी है। थाना प्रभारी यह जानकारी अपने उच्च अधिकारी को देते हैं। एडिशनल एसपी ओपी शर्मा व एसपी सिटी विश्व दीपक त्रिपाठी मौके पर पहुंच जाते हैं। दोनों पुलिस अधिकारी मौका मुआयना करते हैं। उसके बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है। अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी ने प्रियंकी की लाश पोस्टमार्टम करवा के और हॉस्टल के लड़कों से पता चला कमरे में प्रियंका की हत्या हुई है, वह कृष्णा का कमरा है। प्रियंका के फोन से पुलिस उसकी मौसी व पिता को फोन करती है और बताती है कि आप अस्पताल आ जाइए, एक लाश मिली है लड़की की, उसकी शिनाख्त कर लीजिए और उसकी हत्या शायद उसके प्रेमी कृष्णा ने की है, ऐसा पुलिस उनको बताती है। उसके बाद प्रियंका के पिता आनंद फानंद करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां देखते हैं कि उसकी बेटी हुई मरी हुई पड़ी है, तो उस बात पे बहुत पछताते हैं। कहते हैं कि मैं पहले ही जानता था वो लड़का एक बिगड़ा हुआ है। और वो पुलिस को बताता है कि साहब वो मेरे पास भी आया था, इस तरह से वो उसने धमकी दी थी कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना, या तो इसकी शादी मेरे साथ कर दो, और मैंने उसकी शादी के लिए मना कर दिया, इसीलिए उसने मेरी बेटी की हत्या कर दी। अब पुलिस कृष्णा को पकड़ने के लिए अपनी टीमें गठित करती है और हर पुलिस थाने में उसकी फोटो भेज दी जाती है। कृष्णा के फोन की लोकेशन की जांच की जाती है, लेकिन उसका फोन उसी दिन से लगातार बंद आ रहा था। काफी कोशिश के बाद एक पुलिस वाले को एक दिन वो कृष्णा एक बस स्टैंड पर नजर आ जाता है। पुलिस वाला देखते ही समझ जाता है कि ये वही कृष्णा नाम का लड़का है जो इस लड़की को हत्या कर यहाँ भाग चुका है। पुलिस वाला तुरंत उसको हिरासत में ले लेता है। गिरफ्तार करके सरकंडा थाने प्रभारी को जानकारी दी जाती है। तभी टीम प्रभारी वहां पहुंचते हैं जो कृष्णा को पूछताछ के लिए अपने साथ ले आते हैं। उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। कृष्णा बताता है, कहता है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी, और घटनास्थल से एक चाकू भी बरामद करवा देता है जो उसने तोड़कर 3 टुकड़ों में फेंक दिया था। कृष्णा ने बताया, हत्या करने के बाद वह बुलेट से सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ गया। उस समय उसके कपड़ों पे खून के धब्बे लगे हुए थे। उसके पास पैसे नहीं थे। स्टेशन के पास ही अनुराग नाम का उसका एक दोस्त था, उससे 500 रुपये उधार लिए और रायपुर की तरफ निकल गया। कृष्णा तिवारी से पूछताछ कर पुलिस ने उसके 24 अगस्त 2019 को मुख्य न्यायाधीश के पास पेश किया और पेश करने के बाद उसको जेल में भेज दिया। यह है एक तरफा प्यार करने वालों का अंजाम, जो अपने माता पिता की बातें नहीं मानकर इस तरह के हादसों के शिकार होते हैं। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। कल मिलते हैं ठीक 12 बजे दिन में नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।